हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी विद्यार्थियों का स्नेह दिल से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में कॉमर्स से संबंधित सारी जानकारियां पहुंचाई जा रही है और हम आशान्वित हैं कि आप सभी विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से जितनी सारी जानकारियां पहुंचाई जा रही है उससे आप लाभान्वित तो होंगे। तो आज का क्लास का जो मेन टॉपिक है वह है हमारा आईकॉम सेकेंड ईयर का अकाउंटेंसी का डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि इस पार्टनरशिप में जो स्थापित किया जाता है ये साझेदारी संस्था, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों स्थापित किया जाता है, आखिर इस संस्था को चलाने के लिए कितने साझेदार उत्तरदायित्व लेते हैं, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, अधिकतम कितनी होनी चाहिए, और भारत में जो यह संस्था जो चल रही है वह किस अधिनियम के तहत में चल रही है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं क्वेश्चन को बताने के पहले कि आज एक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत है। जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है कि आज जिस किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज की आवश्यकता महसूस होती है तो एक चीज की पूर्ति की जाती है तो दूसरी आवश्यकता उसके दिलो दिमाग पर रह जाती है कि शायद ये भी चीज होता तो मेरे लिए अच्छा होता। तो अनंत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमारे पास साधन सीमित है और इस सीमित साधनों के बीच में एक चुनाव की समस्या आती है, यानी चयन की समस्या, जो इकोनॉमिक्स में रॉबिन साहब ने भी बताए कि अर्थशास्त्र जो है सो चयन का विज्ञान है। लेकिन एक अर्थशास्त्र का संबंध एक अकाउंटेंसी के साथ क्या है, यह भी अन्योन्याश्रय का संबंध है। यानी कि वाणिज्य के क्षेत्र में जितनी सारी चीज अध्ययन किया जाता है वह है क्या कि अर्थ का उद्भव कैसे किया जाए, अर्थ दैट मीन्स धन का उद्भव कैसे किया जाए, उसका व्यवस्थित तरीके से अनुपालन कैसे किया जाए, यानी सदुपयोग कैसे किया जाए, और इस सदुपयोग के दरमियान में उस धन के मार्फत से हम मानवीय आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही अति प्राचीन समय की बात है कि जिस समय मानव के सामने धन की व्यवस्था नहीं थी, पैसे की व्यवस्था नहीं थी, यानी हमारे बीच में धन क्या होता है ये हम लोगों को पता नहीं था, तो लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कैसे करते थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उस समय की बात है कि एक व्यक्ति को, जब एक उदाहरण के जरिए आप सभी के बीच में बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को अगर गेहूं की आवश्यकता पड़ी तो वह व्यक्ति के पास में पहले से चावल है, तो उस चावल के माध्यम से गेहूं की आवश्यकता कैसे पूर्ति करती इसके बारे में देखिए। वह व्यक्ति गांव और गलियों में जाकर के लोगों के बीच में बातें करता था कि मेरे पास चावल है, मुझे गेहूं की आवश्यकता है, अगर कोई अन्य सदस्य के पास में अगर गेहूं है तो मुझे दे दे और मेरे से चावल बदले में ले ले। मतलब क्या हुआ, गेहूं और चावल का विनिमय करना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में विनिमय करता था और अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेता था। तो ये अवस्था जो था, ये पल था, ये बहुत ही अति कठिन पल था। क्यों? क्योंकि वस्तुओं के साथ आदान प्रदान करना और वह व्यक्ति जिसको हमारे पास जो सामान है उस सामान की आवश्यकता किसी अन्य व्यक्ति का हो और अन्य व्यक्ति का आवश्यकता हमारे से मिल जाए, तो ये एक दूसरे का विनिमय जो होना जो है ना वो बहुत ही कठिन साबित होता था। लेकिन वह प्रणाली जो प्रचलित था उस प्रणाली को क्या कहा जाता था, तो आप लोग को भी अपने कोर्सेस में पढ़ना है। इस प्रणाली का नाम था बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर सिस्टम, यानी हिंदी में इसको कह सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। यह बहुत ही अति प्राचीन है। जिस समय मानव के सामने धन का कोई बात ही नहीं था, माने धन का उद्भव ही नहीं हुआ था। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास धन का नाम नहीं था, धन का शब्द ही नहीं था।
तो ऐसी अवस्था में वस्तुओं का आदान प्रदान करना यानी कि विनिमय करना, ये वस्तु विनिमय प्रणाली के श्रेणी में आता था। तो जैसे जैसे वक्त बीतते गया, लोगों के बीच में आवश्यकताएं महसूस तो अनंत थी ही, साथ साथ में आवश्यकताएं बहुत ही क्रियाशील थी। तो ऐसे अवस्था में उस समय भी कुछ सेठ साहूकार बहुत सारे अन्न को एकत्रित करके एक जगह रख लेते थे। जिन किसी व्यक्ति को आवश्यकता महसूस होती थी, तो अब वह गांवों और गलियों में ना भटक करके वह सेठ साहूकार के बीच में जाता था और वहां कहता था कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे दे दिया जाए। तो वह सेठ साहूकार जो एकत्रित किया हुआ अन्न है, वह अन्न को उसको दे देता था और बदले में सामान ले लेता था। तो ये थोड़ा सा सरल हुआ। धीरे धीरे और महसूस किया जाने लगा क्या, कुछ सांकेतिक मुद्रा का आविष्कार किया जाए, मतलब सांकेतिक मुद्रा का सोच आया लोगों के प्रति में। तो यही इसी का एक उदाहरण है कि हम लोगों को पता है इस बात का कि बहुत पहले तांबे का सिक्का चला था, सोने का सिक्का चला था, चांदी का सिक्का चला था। जो हमारे कई पूर्व के लोग इस चीज को झेल चुके हैं। लेकिन आज हम लोग वर्तमान समय में क्या हुआ कि ना हमें चांदी का सिक्का देखने को मिलता है, ना सोने का सिक्का देखने को मिलता है, ना तांबा का सिक्का देखने को मिलता है। हम लोगों के बीच में जो सिक्का प्रचलित है, उसके साथ साथ में कागजी मुद्रा है। तो वजह क्या हुआ, ये सिक्का हमारे से अप्रचलित क्यों हो गया, हमारे प्रचलन में क्यों नहीं है, हमारे पास क्यों नहीं है? वजह ये था कि जो भी सोना चांदी हमारे पास में, जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में थी, वह हमारी सीमित थी। और निश्चित है कि एक धातु में हमेशा घिसावट होते रहती है। आज कभी कोई सिक्के का वजन अगर 10 ग्राम है, तो एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ में यह हमेशा विनिमय होते रहता है, आदान प्रदान होते रहता है। जिसके कारण से कुछ वक्त के बाद में पता चलता है कि वही सिक्का को अगर मेजरमेंट किया जाए, वेटिंग किया जाए, तौला जाए, तो वह 10 ग्राम ना होकर के सपोज 9 ग्राम आ जाए और कम आ जाए, मतलब घिसावट होते रहता, मतलब डिप्रिसिएशन होते रहता है। तो ऐसी अवस्था में एक गवर्नमेंट की तरफ से एक लाया गया गोल्ड स्टैंडर्ड। ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? स्वर्णमान। तो पल के अनुसार से, वक्त के अनुसार से एक चीज और हम आप लोगों के बीच में बता देना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था को संचालन करने के लिए सन 1935 में, अर्थात 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई भारत में, जो हमारे देश में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है। यह बैंक का क्या काम होता है कि बैंकों का बैंक है, प्लस हमारे देश में जितनी सारी मुद्रा जो संचालित हो रही है, उस मुद्रा को छापने का काम वह हमारा केंद्रीय बैंक ही करता है। अर्थव्यवस्था का संचालन करना का जिम्मेवारी जो है हमारी केंद्रीय बैंक पर ही होती है। तो ये स्वर्णमान आने से क्या हुआ कि रिजर्व बैंक में एक प्रोविजन लाया गया कि जितने मुद्रा अगर हमको पूर्ति करना है, उतना मूल्य का सोना गिरवी के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रख दिया जाए। अर्थात इसको उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है कि अगर 10 लाख रुपया का हमें नोट पूर्ति करना है, यानी कि सप्लाई करना है, यानी छापना है, तो 10 लाख रुपया मूल्य का सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैंने रख दिया जाए। इससे क्या होता है कि लोगों को प्रति ये विश्वास ज्यादा आ जाता है कि जो कागज का नोट हमारे पास में जो है, उसका एक गारंटी है। इतना मूल्य का सामान हम बाजार में अगर जाते हैं तो मुझे वो सामान हमें मिल जाता है। यही कारण है कि आप लोगों को ये पता होगा कि कुछ दिनों पहले हमारी सरकार नोटबंदी का अभियान लाया था, जिसमें से 500 रुपया का नोट और 1000 रुपया का नोट को बंद किया गया था। तो क्यों? उस समय वह नोट जिसके लिए लोग बेताब रहते हैं पाने के लिए, और वो वक्त में जिस समय गवर्नमेंट उसमें से गारंटी हटा दी कि अब ये नोट नहीं चलेगा, तो लोग उस नोट को गलियों में फेंकने लगे, नदियों में बहाने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोविजन आया, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि अब ये इतना दिन के बाद में यह नोट नहीं चलेगा, बल्कि इस नोट की जगह पर नया नोट को प्रसारित किया जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ रहता है प्रत्येक नोट में
आई पे द बियरर ऑफ 10 रुपीज, आई पे द बियरर ऑफ 500 रुपीज, आई पे द बियरर ऑफ 2000 रुपीज। इसका मतलब, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। ऐसा क्यों रहता है कि अगर मैं धारक को 2000 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। ऐसा इसलिए लिखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा कि वो 500 रुपया का नोट जो भी व्यक्ति धारण करेगा, उतना मूल्य का रकम, उतना मूल्य का वस्तु उस व्यक्ति को दे दिया जाए जिस व्यक्ति को ये आवश्यकता है। अगर 2000 रुपया का नोट किसी को मिल रहा है तो 2000 रुपया का सामान देने के लिए वह कृत संकल्प है। तो ये हुआ स्वर्णमान। अब यहां पर मामला आता है क्या कि एक मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तो एक उत्पादक का श्रेणी आता है, माने उत्पादक मतलब कोई वस्तु का उत्पादन करता है। एक वितरक यानी कि वह व्यक्ति उत्पादित वस्तुओं का वितरण का कार्य करता है। यही वितरण का कार्य करने में लोग क्या करते हैं कि सोल ट्रेड को अपनाते हैं, पार्टनरशिप को अपनाते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को आते हैं। तो ये श्रेणी में क्या है कि ये उत्पादक भी हो सकता है और एक वितरक के भी हो सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे वितरण का क्षेत्र हो, चाहे वह सोल ट्रेड के रूप में भी हो सकता है, पार्टनरशिप के रूप में भी हो सकता है और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में हो सकता है। अर्थात यह क्लियर हुआ कि एक व्यवसाय का आकार जो होता है वह 3 प्रारूप में होता है। एक एकाकी व्यापार, दूसरा साझेदारी व्यापार और तीसरा संयुक्त स्कंध प्रमंडल यानी इंग्लिश में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो अब मामला आता है क्या कि एक एकाकी व्यापार वाला व्यक्ति क्या करता है कि वह व्यक्ति अपने फर्म में वह अकेला होता है, वह व्यक्ति खुद प्रबंधन करता है, वह व्यक्ति खुद योजना बनाता है, वह व्यक्ति जोखिम लेने की काम आती है, जोखिम लेने का समय आता है तो खुद लेता है, पूंजी भी खुद लगाता है और जितने सारे व्यापार से संबंध में समृद्धि का कार्य जो है वह खुद देख करता है। अगर उस व्यापार में प्रबंधन क्षमता अच्छी है, पूंजी लगाने की क्षमता अच्छी है, लोगों के साथ में व्यवहारिक रूप से व्यवहार किया जा रहा है और वस्तुओं का वितरण कार्य हो या निर्माण कार्य हो, बढ़िया तरीके से क्वालिटी रखा जा रहा है, तो ग्राहकों के प्रति में एक संतोष जागृत होता है कि जिस सामान को मैं उपयोग कर रहा हूं या जिस सामान को मैं दुकान से खरीदारी कर रहा हूं उस सामान की गुणवत्ता अति उच्च कोटि की है। जिस व्यक्ति से मैंने खरीदारी किया उस व्यक्ति का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। जिस व्यक्ति का से मैंने ग्रहण किया कोई सामान, उसका अन्य बाजार की तुलना में कुछ हमारा रेट हमारा संतोषजनक मिला, तो ऐसी स्थिति में उस व्यापार का ख्याति बढ़ते जाता है, मतलब गुडविल जो है सो इंक्रीज होते जाता है। एक आता है प्रश्न, एक चीज और क्या कि ये मामला 1932 के पहले खूब बढ़िया से चलते जा रहा था। 1932 में ये महसूस किया गया भारत में कि एक व्यक्ति तो वितरण का कार्य हो चाहे निर्माण का कार्य हो वह कर रहा है जरूर, लेकिन जितनी विकराल मानव की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक इंसान के बस में वो नहीं है। यानी उस असीम आवश्यकताओं के प्रति में वह एकाकी व्यापार भौना साबित हुआ, ड्वार्फ साबित हुआ। तो इस एकाकी व्यापार का प्रारूप को व्यापक करने के लिए एक साझेदारी संस्था का सोच आया और ये 1932 में एक अधिनियम पारित कर दिया गया जिसका नाम दिया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में यही कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर साझेदारी संस्था को चलाना चाहता है तो उस संस्था में कम से कम 2 सदस्यों का होना नितांत आवश्यक है और अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या 20 हो सकती है। लेकिन उस साझेदारी संस्था में उत्पादित वस्तुओं का वितरण और निर्माण कार्य अगर नहीं हो रहा है, लेकिन उस साझेदारी संस्था में बैंकिंग का व्यापार हो रहा है यानी मनी मार्केट हो रहा है, तो उस साझेदारी संस्था में अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए। ये साझेदारी अधिनियम में वर्णित किया हुआ है। तो अगर कोई भी सदस्य जो 2 व्यक्ति मिलकर के कर रहे हैं इस तरह का व्यापार,
वह साझेदारी व्यापार कहलाता है। इस साझेदारी व्यापार को करने के लिए 2 व्यक्ति और 20 व्यक्तियों के बीच में एक संविदा तैयार किया जाता है, जिसको एग्रीमेंट बोला जाता है। लेकिन इस लैंग्वेज में पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख बनाया जाता है। ये साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लेकिन लिखित के अगर करता है तो ये भविष्य के लिए उस साझेदारी संस्था का लिए भविष्य अच्छा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय साझेदारी संस्था का जन्म होता है तो एक सदस्य का विश्वास दूसरे सदस्य के प्रति बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन वक्त की नजाकत एक ऐसी होती है जो समय जैसे जैसे बीतते जाता है, एक सदस्य का आरोप दूसरे पर, दूसरे सदस्य का शंका आरोप तीसरे पर, यानी कि एक दूसरे के प्रति शंका होने लगती है। और एक वक्त एक ऐसा आता है जिसका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पल हो जाता है कि लोग एक दूसरे के प्रति कहने लगते हैं कि अब हम लोग जितने दिन हम लोग इस संस्था को चलाएं, उस संस्था में अब चलाना संभव नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास हमारे प्रति नहीं रहा, हमारा विश्वास आपके प्रति नहीं रहा। तो ये संस्था पर एक आंच आ जाता है और ये संस्था का लोग डिसीजन ले लेते हैं, सदस्य लोग, कि अब संस्था को समापन कर दिया जाए। और आज तक हम लोग जो भी कार्य किए, इस कार्य के रिजल्ट के रूप में जो संपत्तियां हम लोग कलेक्ट किए और कुछ दायित्व है, तो ये संपत्तियों को अब बेच दिया जाता है। और संपत्तियों को बेचने के बाद में जो पैसा मिलता है, उस पैसे के माध्यम से दायित्वों का भुगतान किया जाता है। और दायित्वों का भुगतान करने के बाद में जो शेष रकम बचता है, वह साझेदारों के बीच में पूंजी को लौटा दिया जाता है। तो ये हमारी समापन की अवस्था आई। तो इसमें आता है मामला क्या कि एक और परिस्थिति आता है कि एक साझेदारी संस्था में अगर 10 सदस्य और महसूस किया जाने लगा कि नहीं, पूंजी की और आवश्यकता है, एक व्यक्ति हमारे साथ और आ जाता तो हमारा व्यापार का आकार और ऊंचा हो जाता। फिर सोचता है क्या कि वो व्यक्ति का गुडविल बहुत ही अच्छा है, अगर वो सदस्य हमारे साथ मिल जाता है, बिना पूंजी का मिल जाता है, तो हमारा जितने सारे सदस्य हैं, उस सदस्य के बीच में एक स्फूर्ति जागृत हो जाती है और हमारा पार्टनरशिप फर्म हमारा डेवलप हो जाएगा। जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है आज पर ईयर, उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कैपेसिटी बढ़ सकता है। तो ये इस तरह से मामला क्या आता है कि वो एडमिशन करता है कि एक सदस्य का बढ़ना, हमारा साझेदारी संस्था का में सदस्य एक नया साझेदार का प्रवेश होना है। लेकिन एक परिस्थिति और आता है इस बीच में कि अगर 10 सदस्य मिलजुल करके एक साझेदारी संस्था को चला रहे हैं, तो एक व्यक्ति को महसूस हुआ क्या कि अब इस संस्था में हम रहना नहीं चाहते हैं, तो वह स्वैच्छिक रूप से वह अवकाश ले लेता है, मतलब रिटायरमेंट का अवस्था आ जाता है। एक अन्य अवस्था यह भी आता है कि एक सदस्य की उम्र ज्यादा हो गई, वह वृद्धा अवस्था में प्रवेश कर गया और उसको काम के प्रति रुचि ना लगने लगा। तो वह सोचता है क्या कि अब तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो अब ये साझेदारों का सामूहिक रूप जो हमारा फर्म है, इस फर्म से हमें अवकाश दे दिया जाए। तो जब अवकाश दे दिया जाता है तो उस दिन तक, जिस दिन वह व्यक्ति रिटायर किया, जिस तारीख को, उस तारीख तक उसका हिसाब में जितना सारा चीज होता है, हिस्सा उस व्यक्ति को दे दिया जाता है और उसको विदा कर दिया जाता है। एक और अन्य अवस्था आती है कि अगर 10 सदस्य मिल करके वह साझेदारी संस्था को संचालित कर रहे हैं, तो अचानक एक व्यक्ति का डेथ हो जाता है, अचानक। तो अगर मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को पुनः जीवित करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जान के बदले जान नहीं दिया जा सकता है। तो बदले में क्या मिलेगा उसको? उस व्यक्ति को जिस तारीख तक वो काम किया, तो उस संस्था में जितना सारा उसके हिस्सा बनेगा, उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाएगा। चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसका बेटा हो, उस व्यक्ति को हिस्सा उसका मिल जाता है। तो ये परिस्थितियां ये साझेदारी संस्था में ये आती है। तो अब यह मामला आता है क्या कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत में समापन का जो कार्य होता है, वह भारतीय साझेदारी अधिनियम की किस धारा में होता है? तो ये धारा 39 है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 में ये कहा गया है
कि साझेदारी संस्था को कैसे समापन किया जाए। तो यहाँ पर बात आ रहा है क्या कि एक पार्टनरशिप जो चल रही है, इस पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन जब होता है तो कौन कौन सा खाता तैयार किया जाता है। तो पहला वसूली खाता, दूसरा साझेदार का पूंजी खाता और तीसरा है बैंक अकाउंट यानी रोकड़ खाता। ये रिलायंस अकाउंट में क्या कहता है कि रिलायंस अकाउंट का मूल भावना यही होता है कि जितनी सारी हमारी संपत्तियां, यानी इसको एक सवाल के नजरिए से हम लोग देख सकते हैं कि आज क्वेश्चन नंबर हम 19 को सॉल्व कर रहे हैं आपके बीच में। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए सबसे पहले फर्स्ट कॉलम इज द पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट्स, पार्टिकुलर्स जो आपको कल भी होमवर्क में दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आया कि ये चीज हमारे आंसर नहीं आ रही है, तो मैं इसको तुरंत आपके बीच में बता दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्टनर का नाम है ए, दूसरा पार्टनर का नाम है बी, ये डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, रुपीज, ये आपका पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये सब फॉर्मेट में लिख लीजिएगा आप लोग। बार बार मैं तो लिख ही रहा हूँ। देखिए आपको एंट्री करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप लोग बुक्स में, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, फॉलोइंग वाज द देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये कैश दिया हुआ है हमारा, टू बैलेंस, बीडी दिया हुआ है 5000, उसके बाद में इधर डेटर्स दिया हुआ है आपका 38,000 रुपया दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है आपका स्टॉक, कितना रकम दिया हुआ है 52,000, उसके बाद दिया हुआ है मशीनरी, कितना दिया हुआ है 40,000, उसके बाद में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, कितना रकम है आपके पास 65,000, और क्रेडिट साइड में दिया हुआ है बाय क्रेडिटर्स, कितना है 18,000। ओके, और एक चीज और है कि एक पार्टनर है लेकिन ए की वाइफ जो है ना फर्म को लोन दी है, तो ए वाइफ लोन है यहाँ पर हम लिख दिए, तो 32,000। अब कहता है क्या कि स्टॉक से 45,000 रुपया मिला, यहां लिखेंगे बाय कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स, कितना रकम हो जाएगा, स्टॉक 45,000, स्टॉक से हमें कितना मिला 45,000, और क्या मिला, मशीन से 20% कम, मशीन कितना है आपका 40,000, 20% कम मतलब 8,000 कम का मतलब हो गया 32,000 रुपये में मिला, और बिल्डिंग में कितना मिला हमें, लैंड एंड बिल्डिंग में 65,000 और 35,000 अधिक मतलब 1,00,000 रुपया हो गया आपका। और क्या बात है यहाँ पर, देनदार, देनदार से हमें कितना मिला 35,000 मिला। ये 4 एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4। अब लेनदारों को 17,000 लेना स्वीकार कर लिया, जो क्रेडिटर हमारा 18,000 का है, वह लेनदार लोग बोला कि हमें पैसा दे दीजिए भाई, 18,000 का है, अब हमको 17,000 ही दे दीजिए, मैं मान लूंगा। और साथ साथ में बोला कि इतना सारा संपत्तियां बेच रहा है, दायित्व को भुगतान कर रहा है, तो छोटी छोटी खर्च जो हुआ वह रिलायंस एक्सपेंसेस के रूप में है, तो ये हमारा कितना रकम हो जाएगा 1,500 रुपया। तो अब बात ऐसा है क्या, ये सभी को हम लोग जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के बाद में हमें क्या आएगा, रिलायंस प्रॉफिट है या लॉस है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको अवलोकन करना है कि किस साइड में ज्यादा है। 5 2 7 8 5 12, 1 4 5 3 8, 8 3 11, 1 1 2, 2,12,000, इस सभी को जोड़े हम तो 8 2 10 2 12, 1 1 2 3 5, 5 और 1 6 मतलब 2,62,000। तो ये 2,62,000 रुपया यहाँ पर आ गया
अब इस चीज को जोड़ते हैं तो 5 और 5 10, 1 8 9, 2 11, 5 16, 27 और 1 24, 24 और 8 24 और 8 कितना हमारा है 33,000 रुपया तो हम लिख दिए ना। और साथ साथ में एक चीज और बोला हुआ है, 17,000 लेना स्वीकार किया क्रेडिटर्स का, ये आइटम छूट रहा था। ए की पत्नी का ऋण का जो था वह चुकाने के लिए सहमत हो गया, कौन, ए। तो हम लोग एज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे कि बोला ए कि हमारी वाइफ का लोन जो 32,000 था वह 33,000 चुकाने का दायित्व ले लिया कि हम 32,000 ना दे करके हम 33,000 देंगे। तो अब यहाँ पर आता है मामला क्या कि कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर कीजिए 5 और 5 10, 1 8 9, 2 11, 11 5 16, 27 और 1 24 और 3 27, 27 और 5 32, 3 3 3 6 5 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 और 1 22, 22 और 3 25 और 1 26। तो ये हमारा प्रॉफिट आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना हो जाएगा ए और बी। ए और बी का कितना रेशियो दिया हुआ है इसका 2:3, माने 2/5 और 3/5। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3100 आता है। तो 31 दूना 6200 रुपया इसका हो गया और 31 या 9300 रुपया इसका हो गया। जोड़ने पर देखिए 15,500 आ जाना चाहिए, आ गया है। अब इसको क्या है कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी कितना रकम हो जाएगा। ए का दिया हुआ 60,000 और इसका दिया हुआ है 90,000। जनरल रिजर्व तो किसी प्रकार का दिया हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा रिलायंस अकाउंट में प्रॉफिट जो हमारा दिया हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग 6200 और 9300, 6200 और 9300। और साथ साथ में ए का लोन जो है हमारा ए वाइफ लोन, ये जिम्मेवारी कौन लिया हुआ है तो ए लिया हुआ है। किस खाते से, रिलायंस अकाउंट से। कितना दिया 33,000 का। तो 33,000 का इसको डेबिट साइड में एंट्री था, क्रेडिट करेंगे और किसी प्रकार का तो बात तो है नहीं। तो अब आता है ए बोल रहा है कि अब मेरा हिसाब कर दिया जाए। तो यहां पर बात आ रहा है कि ए का हिसाब में कि 200 रुपया 60 6 66, 66 3 69, 6 3 9। इसका कहना है कि 99,200 रुपया मुझे दे दिया जाए। तो फर्म हिसाब देखा कि किसी प्रकार का इसका नुकसान नहीं है, तो फर्म अब चूंकि रह नहीं रहा है, समाप्त हो जा रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर इसका 99,200 रुपया इसका पे आउट करके क्लियर कर दिया जाएगा। अब यहां पर बात आ रहा है क्या, बी का भी कहना है कि मेरा पैसा 99,300 रुपया, इसका भी पेमेंट 99,300 रुपया में क्लियर हो जाएगा। तो 99,300 रुपया इसको भी दे दिया गया। अब फर्म देखता है कि कितना पैसा मेरे पास आया और कितना पैसा चला गया। तो पैसा आया इसके पास में रिलायंस अकाउंट के माध्यम से 2,12,000 रुपया, 2,12,000 रुपया, ओके। और पेमेंट हुआ है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेमेंट आपको रिलायंस अकाउंट के हेडलाइंस में कितना है 17,000 रुपया क्रेडिटर लोग को पेमेंट किया गया है। एक्सपेंसेस के रूप में आपका रिलायंस एक्सपेंसेस के रूप में आपका दिया हुआ है 1,500 रुपया, ओके। और पेमेंट हुआ है ए का और बी का, एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है आपका 99,200 रुपया और 99,300 रुपया। अब देखिए दोनों साइड को जोड़िए आप, इधर आ गया 2,17,000, 2,17,000 इस साइड जोड़िए, 5 2 7 और 3 10, 1 7 8, 8 1 9, 9 9 18, 9 27, 2 1 3, 3 9 12, 12 9 21, मतलब 2,17,000 यहाँ पर भी आ चुका। तो इससे क्लियर क्या हुआ कि रिलायंस अकाउंट में जितनी सारी संपत्तियां उसको डेबिट चार्ट लिखेंगे, जितने सारे दायित्व उसको क्रेडिट चार्ट लिखेंगे, संपत्तियां का बिक्री होगा उसको क्रेडिट चार्ट लिखेंगे और पेमेंट को करेंगे तो डेबिट चार्ट लिखेंगे। जो कंक्लूजन आएगा हमारा, तो अगर डेबिट चार्ट इज मोर देन क्रेडिट चार्ट, कंक्लूजन विल बी लॉस
एंड क्रेडिट इज मोर देन डेबिट साइड, कंक्लूजन विल बी प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पर बात आता है कि बैलेंस जो है हमारा दिया हुआ है ए और बी का 60,000 और 90,000, तो रिलायंस अकाउंट का प्रॉफिट जोड़ देंगे और साथ साथ में यहाँ एक चीज और आपको दिया हुआ है 33,000। वह 33,000 क्या चीज का है, तो ये ए का जो वाइफ जो है फर्म पर लोन दी थी 32,000 का, जब समापन होने लगा फर्म तो उसमें ए जिम्मा लिया कि मैं इसका पैसा भुगतान कर दूंगा, तो 33,000 रुपया का यहाँ क्रेडिट साइड में इसका पूंजी के रूप में बढ़ा दिया जाएगा। तो ए का कहना 99,200 रुपया मेरा है, इसको पेमेंट फर्म कर दिया 99,200। बी भी बोला 99,300 रुपया है, फर्म बोला 99,300 रुपया आप भी ले लीजिए। तो ये बैंक अकाउंट का नेचर क्या होता है कि रियल अकाउंट की तरह व्यवहार किया जाता है। डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो पैसा आता है उसको डेबिट चार्ट करते हैं, जो पैसा जाता है उसको क्रेडिट चार्ट करते हैं। तो बैलेंस में हमारा पहले से 5,000 पड़ा हुआ था, 2,12,000 रुपया मेरा रिलायंस अकाउंट से आया हुआ है संपत्तियां के बेचने से, 17,000 का क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है, 1,500 रुपया रिलायंस एक्सपेंसेस के रूप में है, और फाइनली ए का पेमेंट हुआ 99,200 और बी का तो 2,17,000 और 2,17,000 आ गया। ये डबल इंट्री सिस्टम के आधार पर ये सारा चीज बनाया गया है, जिसके कारण से ये दोनों अमाउंट जो है आपस में मिल जाता है। इससे क्लियर क्या होता है कि ये क्वेश्चन ट्रू एंड फेयर है। तो यहाँ पर बात आता है कि हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से आज की क्लास में आपको बताया गया है मोटिवेशनल क्लास के रूप में भी, और प्लस ये कन्विंस करके भी बताया गया और प्रैक्टिकल वे में भी बताया गया है, आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आपसे बार बार बोला जाता है हमारी तरफ से कि इस चीज को अभ्यास कीजिए। एक बार आपको वीडियो देख करके समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देखिए, दूसरी बार भी समझ में नहीं आया तीसरी बार भी देखिए, और जब बनाने के लिए बैठिए तो सारी चीज ऑफ कर दीजिए और अपने तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर फिर कहीं प्रॉब्लम हुआ तो फिर हेल्प लेने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद तत्वाचार 1-2 बार प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो निश्चित है कि हर क्वेश्चन आप बनाने का संकल्पित हो जाएंगे और अच्छी तरीके से बन भी जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप बना लीजिएगा तो एग्जाम में भी अच्छी तरीके से बनने की संभावना होगी। क्योंकि अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो कुछ दिनों के बाद में ये पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं ना कहीं सवाल में आप फंस जाइएगा और क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। तो आज का क्लास में जो भी मैंने बात बताया इसको भली भांति अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और आशा और उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझते हुए प्रैक्टिस कीजिएगा, और कल फिर क्लास में आपसे मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।